तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जिसको हमने पिछली 2 वीडियो में कवर करा था, और वो है 10वीं क्लास का आपका भूगोल। आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम लोग जाएंगे पढ़ने प्राकृतिक संसाधन को, और प्राकृतिक संसाधन में आज शुरू होने वाला है क्या? भूमि संसाधन। आज हम लोग पढ़ेंगे भूमि के बारे में, और भूमि से संबंधित तमाम चीजों की आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप सभी के मन में बहुत सारी बातें आती होंगी किसको लेकर के, भूमि को लेकर के। ध्यान से समझना और पढ़ने की कोशिश करो। देखो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम नाम लेते हैं ना किसका, भूमि का, ठीक है प्यारे साथियों, कहाँ गया, यहाँ। जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं ना प्यारे बच्चों भूमि का, तो भूमि से हमको एक चीज समझ में आ गया कि गुरुजी ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक क्या है गुरुजी? संसाधन है। और भूमि जो है क्या है? भूमि क्या है प्यारे बच्चों? ये मृदा से ही बनी है, या मृदा को आप मिट्टी कहते थे, ये भी प्राकृतिक संसाधन हो गया प्यारे बच्चों। और ये जो है आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। ये क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है, इसका निर्माण होते रहता है। अब वो तमाम चीजें हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जीवन में जितने अन्य संसाधन महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमि भी है, क्योंकि भूमि अगर ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मानव जीवन, ये पूरा मानव जगत जो है ना वो खत्म हो जाएगा। भूमि पे हम लोग ढेर सारी क्रियाएं करते हैं ना, जैसे रहना है, सड़क बनाने हैं, रेलवे बनाने हैं, कृषि करना है, ठीक है ना। अनेक प्रयोग है भूमि का, अगर लिखा जाए तो हम लोग लिखते रह जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों भूमि में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या इस भूमि का स्वरूप। इस भूमि का क्या देखते हैं प्यारे बच्चों? स्वरूप। देखो नॉर्मली सब बच्चे जानते हैं कि सर जी हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो ये धरती है गुरुजी, ये 3 हिस्सों में जल है और एक हिस्से में यहाँ गुरुजी स्थल है। ये सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ये जलाशय से भरा हुआ है, और मात्र एक हिस्सा हम मान लेते हैं ये गुरुजी स्थल है, यानी कि भूमि है। अब इसमें भी भूमि का स्वरूप अलग अलग है, एक ही प्रकार की भूमि नहीं है, अलग अलग प्रकार की भूमि है, जो आपको यहाँ से समझ में आता है प्यारे बच्चों। बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ ये जो हिस्सा है वो 43% अपने यहाँ मैदान है। वो इलाका जिधर हम रहते हैं खेती गृहस्थी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। ये जो गुलाबी जो यहाँ पे बनाया गया है ये 30% है, और ये है पर्वत। और ये जो है भूरा कलर या व्हाइट कलर यहाँ दिख रहा होगा 27% है, ये है पठार। तो कभी कभी यहाँ से भी अपने सामने प्रश्न आ जाता है कि कितना प्रतिशत मैदान है, कितना प्रतिशत पर्वत है, कितना प्रतिशत क्या है? पठार है। ये स्वरूप आपको जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और जैसे ही हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे सामने एक प्यारा सा शब्द आता है जिसे हम कहते हैं मृदा निर्माण, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया तो आप बचपन से पढ़े कि चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा बन जाती है, बस इतना ही से मिट्टी हो जाती है? नहीं, चट्टानों का टूटना फूटना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अलावे इनमें कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं प्यारे दोस्तों, जिनके कारण मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर आप गौर से देखेंगे, यदि आपको ध्यान आ रहा होगा, तो चट्टानों के टूटने फूटने भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से ही मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। मिट्टी ऐसे बनती है। और यहां से प्रश्न भी आपको परीक्षा में आता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है? ध्यान रखो, पहले मृदा का निर्माण देखो। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपके समक्ष नहीं आनी चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पे ये आ जाता है कि मृदा यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है? तो उसका जवाब आपने देखा होगा, अभी हमने उसको अंडरलाइन करा था, ठीक है। चट्टानों के टूटने फूटने भौतिक, जिसमें आ गया टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, हवाएं हो गई। रासायनिक, बहुत सारे कीड़े मकोड़े सड़ जाते हैं, पेड़ की पत्तियां सड़ना। जैविक परिवर्तन, हाँ वही हो गया रासायनिक में, जैसे जल वगैरह है ना उस पे पड़ता है ये सब, और इससे मिट्टी का निर्माण होता है। और ये बहुत धीमी प्रक्रिया है प्यारे दोस्तों,
कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल का समय लग जाता है। गहरी मिट्टी, अब बताओ मिट्टी जो बनेगी वो तो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगी ना, वैसे तो मिट्टी का विस्तार नहीं होगा, नहीं मिट्टी बढ़ेगा। ऐसे होता तो 1 कट्ठा खेत खरीद लेते, कुछ सालों के बाद में 10 कट्ठा हो जाता। नहीं, गहराई मिट्टी की बढ़ती है, और कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में प्यारे बच्चों लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो ये आपने मृदा के बारे में समझा, बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, हमारे मन में एक और प्रश्न आता है कि आखिर मिट्टी है क्या, मृदा है क्या, हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मृदा क्या है। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों आप ही के बुक में दिया हुआ है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को हम कहते हैं मृदा, और ये एक नवीकरणीय संसाधन है। प्यारे दोस्तों, असंगठित पदार्थों से निर्मित बहुत सारे पदार्थ ने इसमें मिले हुए मृदा में, और पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत जिसमें हम लोग रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी में खूब अच्छे से, ठीक है। जैविक में यहाँ दे दिया, जैसे ह्यूमस होता है पेड़ पौधों का सड़ना गलना, जीव जंतुओं का सड़ना गलना, टेम्परेचर है, पानी है, बहुत सारी चीजें उसी को समझाया। अब हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू होता है प्यारे बच्चों, मृदा के प्रकार और इनके वितरण। खूब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है प्यारे साथियों, खूब अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे एक सुंदर सा चार्ट बनाना है। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे अच्छे से चार्ट बनाना है, और वो चार्ट का हेडिंग क्या होगा, मृदा के प्रकार एवं वितरण। ये हमें सुंदर तरीके से एक चार्ट बना लेना है। अब ये चार्ट बनेगा कैसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वाले में आपको लिखना है मृदा के प्रकार। खूब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद इसका लिखना है विस्तार, बार वाला हटा दीजिएगा, विस्तार, यानी कि इसके बाद हमें लिखना है यहाँ क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में है, यहाँ किलोमीटर आपको बता देनी है। और उसके बाद में आता है अगर रंग है तो रंग लिख देना है, कौन कौन से इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमें लिख देना है, कौन कौन सी इसमें फसलें उगाई जाती हैं फसलों के नाम लिख देना है, और आगे में इनके बारे में अगर कुछ विशेष कुछ दिया गया हो तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। क्लियर। तो ये तमाम यदि आप चार्ट बना लेते हैं तो आपका आधा से ज्यादा मेहनत प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा इस एक चार्ट से। और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इससे बेनिफिट हमारे बच्चों को ये होगा कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी धड़ाकते लिख देंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे मिला करके वो लिख सकते हैं, है ना। तो एक एक मृदा के बारे में पढ़ते जाना और तमाम चीजें यहाँ से छाट करके हमें क्या करना है, अलग कर लेना है। बीच में कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसको मैं बता दूंगा, अलग से प्रश्न भी कर दूंगा। तो ये आपको चार्ट बना लेना है, चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं किनके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। किनके बारे में पढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा के बारे में। अब चार्ट बनाना है तो जैसे आप पढ़ते जाएंगे चार्ट आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा विस्तार जलोढ़ मृदा का है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अनाज का उपज जलोढ़ मृदा में होता है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा भी कौन हो गई, जलोढ़ मृदा। तो हमने क्या कहा बेटा कि सबसे ज्यादा विस्तार की बात कर लो, या प्यारे बच्चों उपजाऊ की बात कर लो, कौन मृदा हो गई तुमको, जलोढ़ मृदा हो गई। क्या हो गया, जलोढ़ मृदा। अब इस जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, आप सभी को पता है, कुछ नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यही जो निक्षेप लाते हैं, निक्षेप मतलब प्यारे बच्चों जब नदी चलती है, जब नदी मान लो ये बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, तो अपने साथ जो है ना ये बहुत सारी मिट्टी कंकड़ ये सब लेकर के चलता है। मिट्टी है ना, कंकड़ है, बजरा है, ठीक है ना, यहाँ पे रेत के कुछ कण है, ये लेकर के चलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं निक्षेप। और ये जैसे नदी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते जाती है, जैसे नदी ये आगे बढ़ते जाती है, ये सब जो है ना, ये सब इधर के एरिया में छूटते चले जाते हैं।
यही निक्षेप वगैरह जो है प्यारे बच्चों इधर के एरिया में ये सब क्या होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं इधर के एरिया में। और यही जो निक्षेप रह गया जो मिट्टी में परिवर्तित हो गया, यही बन जाता है जलोढ़ मृदा। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, जलोढ़ मृदा। तो खास करके जलोढ़ मृदा नदी के आसपास वाले इलाकों में आपको मिलेंगे। देखना बड़ा उपजाऊ होता है, पूरा गन्ना, मक्का है ना, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा भर भर के बनते हैं। और जहां पे उत्पादन ज्यादा होगा अनाज का, वहां जनसंख्या का घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा। ते जलोढ़ मृदा को आपने देखा, आगे जरा बड़े ध्यान से समझना। अब अगर हम बात करें तो राजस्थान, गुजरात में भी पतला सा, संकरी मतलब ऐसे पतला सा है, वहां पे जलोढ़ मृदा बना है। पूर्व के तटीय मैदान अगर देख ले, महानदी गोदावरी कृष्णा के आसपास वाले जो नदियों द्वारा भी डेल्टा से जलोढ़, और डेल्टा क्या है प्यारे बच्चों, वही है जब ये नदी बह के जाती है तो यहाँ पर अपने मुहाने पर यहाँ पर भी मिट्टी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और इसको भी हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसी को आप डेल्टा कह लो या ये भी सारे डेल्टा हो गए। तो कभी कभी हमसे ये सवाल जरूर पूछ लेता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, हमसे प्रश्न पूछता है बेटा जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। कैसे होता है, इसी को ऐसे पूछ देता है, नदी डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, या सीधे पूछेगा कि जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों के नाम बताए या नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों के नाम बताए। अब तुम यहाँ अगर गौर से देखो, क्षेत्रों के नाम तो तुम ही बता सकते हो ना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है तो आसपास के इलाका, सिंधु देख लो पंजाब हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पटना इधर बिहार में चले जाओ, गंगा नदी उधर में चले जाओ, ब्रह्मपुत्र असम वगैरह चले जाओ, पश्चिम बंगाल, सब इसी के अंदर में चले आएंगे, है ना। कुल मिलाकर के भारत में इसका विस्तार कितना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर, जो आप आराम से अब आप यहाँ भी भर सकते हैं। क्षेत्रों के नाम हमने बता दिया, भर सकते हैं। रंग भूरे कलर का होता है, अभी आपको पता लग जाएगा, चलो ध्यान दें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका रंग धुंधला से लेकर के लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है, तो ये रंग में तुम भर लेना। बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसी मृदा जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, कहीं पे इसको चौर बोलते हैं और तराई भी इसको कहा जाता है, जहां पर ये मिलता है, यानी कि नदी के आसपास वाले इलाकों में जलोढ़ मृदा मिलती है। अब देखो, अब नदी जो मिट्टी अपने साथ कण जो बहा करके लाई, एक वो होगा जो बहुत पहले से जमा होगा, और एक नया बाढ़ वगैरह आया और उससे जो मिट्टी बना। तो इसलिए आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। किसके आधार पे, आयु, जो अभी आया और जो पहले आया। तो जो पहले आया उसको पुराना कहा गया, जो नया आया उसको क्या कहा गया, नवीन कहा गया। अब पुराने जलोढ़ में कंकड़ और बजरी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, पहले से है। नहीं देखते कोनो नदी के किनारे जो है वो ज्यादा पत्थर पथरीला जो है ना, रेत हो जाता है। पुराना जलोढ़ है जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और बांगर की तुलना में नया जलोढ़ में काफी महीन कण होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। तो बताओ, खादर में बालू और इसकी मात्रा मिश्रण होगा और ये काफी ज्यादा क्या होगा, उपजाऊ होगा। तो जो नयका भारान होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है। अब यहीं से आपको सवाल पूछ देता है प्यारे साथियों, सारे प्रश्नों का जवाब आप यहीं से बुक से देते चलना। क्या आपसे प्रश्न पूछ देता है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार हैं। इस प्रश्न को आप लिख लेना। ये हो गया कौन, हमारा जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, पोटास, फास्फोरस, चूना। फसल कौन कौन सी होती है, तो जो भी फसल आप अपने यहाँ खाते हो, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, गन्ना, ये सब आप लिख देना। अब देखो, हमारे उत्तर बिहार में, कहा प्यारे बच्चों, हमारे उत्तर बिहार में जहां बालू प्रधान जलोढ़ है, यानी कि नदी के किनारे जहां खूब ज्यादा रेत है, उसको हम लोग दियारा भूमि कहते हैं। और इसमें मक्का सबसे ज्यादा होता है। हम लोग कहते हैं ना, चलो दियारा में, कहा दियारा में, तो दियारा कहते हैं इसी को, जलोढ़ मृदा। तो जैसे मैंने पढ़ा किसके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में,
ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों आपको चले जाना है काली मृदा के बारे में। काली मृदा से रिलेटेड दो बातें जान जाना। काली मृदा का रंग तो काला होगा, और काली मृदा का दूसरा नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखना। काली मृदा जो है इसको हम लोग क्या क्या कह के बुलाते हैं? तो काली मृदा को हम लोग बुलाते हैं, कई बार पूछ ले है, रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा। याद रखना ये बहुत ज्यादा वीवीआई है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा ये अपने लिए क्या है वीवीआई है। काली मृदा या काली कपासी मृदा कई बार पूछा हुआ है, और नाम में ही कपास आ गया, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होगा? तो कपास फसल का इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होगा प्यारे बच्चों। और उसी प्रकार आप पढ़ेंगे तो यहाँ मिल गया 6.4 हेक्टेयर इसका फैला है। दक्कन के लावा प्रदेश, लावा समझते हो ना, जैसे ये ज्वालामुखी जब विस्फोट करती है प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी जब निकलती है, ठीक है ना, क्या पढ़ा होगा आपने? हाँ, ज्वालामुखी के बारे में आप पढ़े होंगे। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट कर गई और इसमें जो ये लावा जो निकल जाता है प्यारे बच्चों, यही लावा से इसका काली मिट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। देखो, ज्वालामुखी और बेसाल्ट लावा के टूटने से इसका निर्माण होता है, ये बात याद रखना। कई बार प्रश्न पूछ देता है या पूछ सकता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण मूल शैल चट्टान और ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण होता है। इसका स्थानीय नाम रेगुर मृदा है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें ये कमी होता है, उससे लेना देना हम लोग को नहीं है। इसके सीधे जाओ कि इसमें कौन कौन सी फसल होती है, तो सबसे ज्यादा कपास की फसल इसमें होती है। बाकी इसमें गन्ना, प्याज, गेहूं भी हम अगर उपजाए तो हम उपजा सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ना प्यारे बच्चों लाल और क्या पीली मृदा। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों बताओ? लाल और पीली मृदा के बारे में आप जानना। अब देखो, तो लाल और पीले मृदा का मतलब क्या? एक ऐसी मिट्टी होती है, खूब ध्यान से समझना, मिट्टी में लोहांश की मात्रा, लोहा की मात्रा पाई जाती है, इसलिए वो लाल होता है। लाल लोहांश याद रखना, इसी से ये लाल होता है। इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। जैसे इसमें जल पड़ता है तो ये पीले रंग का हो जाता है। समझ गए? कैसे हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। और ये बनता कैसे है प्यारे बच्चों? तो आगे लिखा होगा कि रवादार आग्नेय चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। विस्तार वगैरह सब दिया है, कहाँ कहाँ क्षेत्र में सब दिया है। इसमें कौन सी सबसे ज्यादा फसल होती है लास्ट में दिया है। इस सिंचाई का व्यवस्था करके ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, मूंगफली, तंबाकू हम निकाल सकते हैं। वैसे ही जैसे आप आएंगे लेटराइट में प्यारे बच्चों, वो चार्ट भर लेना, इसीलिए मैं आगे जा रहा हूँ। अब देखो लेटराइट मृदा क्या है। तो सबसे पहले तो यह याद रखना कि लेटराइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लेटर शब्द से हुई है। लेटर शब्द क्या है? ग्रीक है, जिसका मतलब होता है ईंटा। इसका मतलब क्या होता है? ईंटा। ये कई बार पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, है ना। अब ध्यान देना, ये जो है ये मृदा तीव्र निछाल लीचिंग के परिणाम से बना हुआ है। ह्यूमस की मात्रा बड़ी कम होती है। ह्यूमस कौन होता है? जो पेड़ पौधे सड़ते गलते पत्ती है ना, वो ह्यूमस होता है, इसमें बहुत कम होता है। तापमान यहाँ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्यारे बच्चों इसमें जल्दी से कोई फसल तैयार नहीं होता है। फिर भी इसमें कुछ ऐसी फसलें हैं, सबसे ज्यादा इसमें होता है काजू। कौन क्षेत्र? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा दिया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार प्यारे बच्चे हमारे दौड़ के जैसे आते हैं, बोलो कहाँ? मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही पता है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती होंगी? सबसे ज्यादा राजस्थान में। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो है सौराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में थोड़ा बहुत ये पाई जाती है। और इसमें सिंचाई की व्यवस्था करके हम कपास, चावल, गेहूं क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। इनके अलावे और भी कुछ मृदा है प्यारे बच्चों, जैसे पर्वतीय मृदा। नाम से ही पता लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मृदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वतीय मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। पर्वतों में आपको पता है कि बहुत सारे नदियां निकलती रहती हैं, वहां पर भी पेड़ पौधे आप देखे होंगे, पर्वतों में घूमने गए होंगे, तो वहां की जो मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय मृदा होती है, उसे हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। इसमें फलों के बागान, चावल, आलू, लगभग थोड़ा बहुत ये सब उपजाया जा सकता है। तो ये आपने पढ़ लिया मिट्टी का क्या बच्चों? प्रकार पढ़ लिया। अब जैसे ही आगे पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है टॉपिक, जिसे हम कहते हैं प्यारे साथियों भूमि का उपयोग। तो ध्यान से देखेंगे,
भूमि का उपयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे वन के विस्तार में, कृषि योग्य बहुत सारा बंजर भूमि है, गैर कृषि कार्य में भी करते हैं, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग ये सब बनाने में, अस्थायी चारागाह के रूप में जिसको गोचर भूमि कहते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि है जिसका प्रयोग 5 साल से न हुआ हो उसे हम कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं, बहुत सारे प्रतिभूमि के रूप में है, शुद्ध बोई गई भूमि भी है प्यारे बच्चों। वर्तमान प्रति ऐसी है वो भूमि जो 5 वर्षों से खेती न हुई हो, यानी कि ये भूमि का हम लोग प्रयोग इन रूपों में कर रहे हैं, खेती गृहस्थी में कर ही रहे हैं, गैर कृषि कार्य में कर रहे हैं, कुछ भूमि ऐसे ही पड़ती पड़ी हुई है ना। तो ये सारा भूमि का क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ, हमने पढ़ा स्वरूप या उपयोग। भूमि में भू उपयोग का स्वरूप, भू उपयोग के 2 प्रमुख कारण है, एक भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। प्यारे बच्चों, अगर भौतिक कारक की बात करें तो भूमि की आकृति, जैसे पठार है, पर्वत है ना, और घाटी है, वो जलवायु मृदा को इसमें रखते हैं। और जैसे मानवीय कारक की बात करें तो जनसंख्या, घनत्व या टेक्नोलॉजी की बात करें, संस्कृति परंपरा की बात करें, इन दोनों तरीके से हम भूमि का खूब ज्यादा क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और उपयोग हो रहा है। प्यारे बच्चों, आगे अगर हम कहानी में पढ़ें तो यहां से एक बहुत ही शानदार हमारे सामने एक बात निकल के आती है, याद रखना, ठीक है। ये डेटा है, पुराना डेटा है जिससे हम लोग को अभी कोई लेना देना है नहीं, एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत सारा चेंज कर दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में जो पहले से चल रहा है वही चलते आ रहा है। यहाँ से एक बड़ी अच्छा प्रश्न पूछता है कि भारत में अत्यधिक पशुधन है, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान क्या है, नगण्य है। कैसे? पशुधन खूब है अपने भारत में, लेकिन उनका योगदान अर्थव्यवस्था में लगभग 0 है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, हमारा देश जो है ना पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, नो डाउट, लेकिन अस्थायी चारागाह के लिए हमारे पास बहुत कम भूमि है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। पशुधन तो है अपने पास, लेकिन उनको जो चारा चाहिए, चारागाह के लिए भूमि चाहिए, वो अपने यहाँ ज्यादा नहीं है, और इसका प्रतिकूल प्रभाव सीधे कहाँ पड़ता है, हमारे पशुओं पर पड़ता है। इसीलिए पशु तो है, लेकिन जब तक उनको प्रॉपर रूप से चारा नहीं मिलेगा, उनका विकास नहीं होगा, तो उनसे जो हमें लाभकारी वस्तुएं मिलती है ना, वो नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो हम उसे बेचेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था में कुछ भी योगदान नहीं होगा। तो इस कारण से हमारे यहाँ पशुधन तो है, लेकिन उनका अपने भारतीय व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में लगभग योगदान क्या है, नगण्य है। बाकी प्यारे बच्चों, इधर में जो भी डेटा दिया गया उस डेटा से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये सब पुराने डेटा हो चुके हैं, इसलिए इसको छोड़ना है और ये वाली बात याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। किसी भी देश के अगर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है ना, तो वहां 33% भूमि, मतलब 100% अगर आपके पास भूमि है ना, तो इसमें 33% भूमि पर क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए। पूरे भारत में लगभग 23% है, जो 33% से कम है। बिहार में तो लगभग 7% के आसपास ही वन रह गए हैं, ये दिया हुआ है। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया, ठीक है। आज बता रहे कि 20% पर हमारे यहाँ वन है, वही नया डेटा 23% के आसपास है। इसलिए भूमि, इससे भी क्या हो रहा है बेटा, भूमि को नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी सुंदर टॉपिक प्यारे बच्चों अपने पास आती है, भूक्षरण। क्या टॉपिक आती है बताएंगे जरा? भूक्षरण और भू संरक्षण दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल अपने पास क्या आता है प्यारे बच्चों, भूक्षरण और क्या, भू संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से लेकर के अंत टॉपिक तक मैं आपको अगले वीडियो में पूरा पढ़ा दूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा विलंब हो गया है, और अगली वीडियो में हम लोग इसको खत्म करेंगे, भूक्षरण और भू संरक्षण, ठीक है ना। और उसके बाद में हम मृदा संरक्षण पे बात करेंगे, और उसके बाद इसके तमाम क्वेश्चन आंसर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, चूंकि थोड़ी देर हो चुकी है ना। आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा होगा टाइम, ठीक है, कि टाइम लगभग 9 बजने वाला है, और हम जो है क्लास में अकेले बैठे हुए हैं। तो फिलहाल जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और ये वाला क्वेश्चन भी जरूर बना लीजिएगा। आप लोग कौन वाला क्वेश्चन बताओ जरा, कि भारत में अत्यधिक पशुधन होते हुए भी इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में
भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान नगण्य है क्यों? ये तमाम क्वेश्चंस जो आपके सामने मैंने रख दिए हमारे पढ़ाने का। देखो ये तरीका है, ये तो मान लो वीडियोस के माध्यम से है, क्लास में पढ़ते हैं तो ऑफलाइन का थोड़ा सा माहौल अलग होता है, फिर भी मैं प्रश्न साथ में देते चलता हूं ताकि हमारे बच्चे उन सभी चीजों को बनाते चलें। तो अगली वीडियो में क्षरण और संरक्षण पे चर्चा करेंगे और चैप्टर को इसको समाप्त करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे जल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।